यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल एफर्ट्स की जिसकी वजह से इनके यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेनेवर मिला। ठीक है, कौन सी एफर्ट्स थी जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल एफर्ट्स के बाद इंडियंस को ना सिर्फ अपने साथ हुकूमत में थोड़ा बहुत शामिल किया बल्कि उनके फेवर लेने की भी कोशिश की। ठीक है, ये फेवर जब उनको मिला तो वो आप देखेंगे कि एक हद तक जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट करने में कामयाब हुए। क्यों? जब तक मुकामी लोग, जब तक लोकल जो हैं इनहेबिटेंट्स जो हैं, जो वहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं, वो आपके साथ नहीं मिलेंगे, उनका ताउन आपके साथ नहीं होगा, तब तक जो है आपको उसमें वहाँ पर गवर्नमेंट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे मत लिखो इस पे ना। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे नहीं पता चलता कौन लिख रहा है इसमें। अच्छा, अब बच्चे इसमें यह है कि इन्होंने जो एक्ट्स किए, ठीक है, जो डिफरेंट इन्होंने एक्ट्स किए, जिसके तहत इन्होंने मुकामी लोगों के लिए काउंसिल्स बनाए, लॉ मेकिंग बॉडीज बनाई, ऐसे जो है डिफरेंट किस्म के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए, उनको आगे हम अभी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या इन्होंने सेटअप्स डेवलप किए और वो क्या वजूहात थी जिनके बिना पर इन्होंने यहाँ के लोगों को शामिल किया। एक बात जो बच्चे आप लोगों ने सिर्फ याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो बात यह है कि इन्होंने पावर जो है वो कभी भी फुली नहीं दिया। ठीक है, पावर जो है वो कभी भी कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं किया गया, बल्कि अगर उनका मुतालबा 100 का था तो उन्होंने इनको 2015 पे, जिसे कहते हैं कि एक किस्म का उनको डिलेइंग टैक्टिक्स की, ताकि पावर इनके प्रोलॉन्ग होती रहे, उनके राइट्स जो हैं उनसे वो लोग खबर उनको ना हो, उससे अवेयर ना हो। विद पैसेज ऑफ टाइम जितना वक्त गुजर रहा था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स चूंकि रूलर्स थे, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने से मतलब था, बल्कि किसी भी और चीज़ के मुकाबले में उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो अपने गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना था। लिहाजा वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो उस यहाँ का जो सेटअप है उसमें यहाँ पर बहुत माइन्यूट सा हिस्सा देते रहे। ठीक है, यानी आप शामिल हो गए, सिर्फ लोकल इंडियंस जो हैं इसका हिस्सा है, फिर बाद में कहा कि आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन इंडियंस ने भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस को तरजीह दी। विथ पैसेज ऑफ टाइम उनका जो उनके जो मुतालबे थे वो बढ़ते गए। शुरू में वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमसे पूछा जाए, विथ पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने फिर ये मुतालबा भी शुरू कर दिया कि हमारे जो फैसले हैं, इंडियंस के फैसले, वो इंडियंस ही करें, उसमें आपका किरदार माइन्यूट हो। तो ये वो शिफ्ट है जिसमें पावर एट इनिशियल स्टेज जो है वो ब्रिटिशर्स के हक में था, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर ऑफ मेच्योरिटी, विद मोर ऑफ जिसे आप कह सकते हैं कि इनमें पॉलिटिकल जो अच्छाई आती गई, ठीक है, उसके बाद मेच्योरिटी जो आती गई, वो अपने राइट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुतालबा करने लगे। अब बच्चे एक जो इसमें जो प्लान है, इसमें दो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन का मतलब है बच्चे, आप सब इसको लिखें, ठीक है, एक मिनट मैं अहमद सुलेमान को ऐड कर दूं। डिवोल्यूशन का मतलब है बच्चे, आपने लिखना है, डिवोल्यूशन का मतलब है पावर। आपके स्टेज पर इसका ये मतलब इतना काफ़ी है कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का जो है उसका नीचे हद तक जिसे आप कह सकते हैं कि अप टू रूट तक पहुंचाना, जिसमें पावर एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो बल्कि पावर डिवाइडेड हो। ठीक है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हों उसके, सिंगल हैंडेडली पावर को टैकल न किया जाए बल्कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को भी उसमें हिस्सा दिया जाए। ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, आप देखें कि मोहल्ले की सतह पर या 4 5 10 मोहल्लों की सतह पर एक काउंसलर मुंतखब हो जाता है जो उधर के मुकामी प्रॉब्लम से भी आगाह होता है, उसको मुकामी इश्यूज़ का भी पता होता है, और इन इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर वो जिसे आप कह सकते हैं कि फिर मसाइल हल भी करता है और उनको हल करने में उसको आसानी होती है। ठीक है, वो उसको जल्दी एड्रेस भी कर सकता है और मुकामी हालात से आगाह भी होता है। सो जो ये जो एक्ट्स हैं इसमें 1861, 1892, 1909 और 1919 का, 1861 में बहुत माइन्यूटली पावर थे, सिर्फ उनकी इंक्लूजन थी। 1892 में फिर थोड़ा सा और इंडियंस को जो है पावर दी गई।
फिर 1909 में और बहुत पावर दी गई, और 1909 जो है ये मुस्लिम्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुसलमानों को सेपरेट राइट टू वोट जो है वो दिया गया, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी दी गई। जो मुसलमानों का मुतालबा था कि इन एन ओपन कंटेस्ट वी कैन नॉट बीट, इनका वो था कि इन एन ओपन कंटेस्ट वी कैन नॉट बीट हिंदूज, ठीक है, वो हमें हर दफ़ा आउट नंबर कर देंगे, लिहाजा हमें जो है उसमें एक प्रोटेक्शन दी जाए, प्रोटेक्शन ये दी जाए कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के वोट करें, ठीक है। इसमें ये 1919 में फिर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स आई, उसमें डायरकी का सिस्टम आया जिसमें कुछ पावर्स जो थी वो ब्रिटिशर्स के साथ रखी गई और कुछ पावर जो है वो मुकामी रूलर्स को दी गई, और पावर्स को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उसका इंडियंस को भी दिया गया, ठीक है। अब बचे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई एक कॉन्स्टिट्यूशंस पास किए हैं, कई एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाई हैं। अब इन रिफॉर्म्स के पीछे बुनियादी वजह क्या थी, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल इंडियंस ये नहीं था कि सिर्फ उनकी अच्छाई की वजह से और वो बहुत कुछ सिविलाइजेशन को मान रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, उसकी रीज़न ये नहीं थी, उसकी रीज़न ये थी, ठीक है, कि वो लोग ये समझते थे कि अगर इनको हम पावर में हिस्सा नहीं देंगे, इफ़ वी डोंट मेक देम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे वुड डेफिनेटली गो फॉर रिबेलियन, ये लोग फिर रिवोल्यूशन, रिबेलियन, केओस और फाइटिंग की तरफ जाएंगे, फाइटिंग की तरफ जाएंगे तो हमें इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमें जो है जो एज फार एज वी आर कंसर्न, हम जो हैं हमें सिर्फ और सिर्फ ये वो करना चाहिए कि इनको पावर में इतना हिस्सा देते रहें, इनको इतना डिसीजन मेकिंग में शामिल करते रहें कि इनमें वो जो रिबिलियन, वो जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो बगावत के जो सीड्स हैं वो वो ना जो ग्रो करें, ठीक है, बल्कि वो हमें इनमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनको ये नहीं कि फुली पावर कर दें, नहीं, नो नॉट एट ऑल, हम सिर्फ इनको इतनी पावर दें जिसके तहत ये बगावत और उस तरह के जो रुझानात हैं वो इनमें कम हो, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से इन्होंने लाज बनाई, लाज में फिर इन्होंने उनको हिस्सा भी दिया, ठीक है बच्चे। अब हम आ जाते हैं जो एक्ट्स हैं, फिर इनमें बहुत सारे एक्ट्स इन्होंने पास किए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस पास, उसके एक्ट्स पास किए, और असल में ये एक्ट्स क्या थे या ये लॉस क्या थे, ये लॉस थे कि हाउ इंडिया विल बी गवर्न, इंडिया किस तरह उस पर हुकूमत की जाएगी, आया वो हुकूमत कैसी होगी, उस हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, इसमें इंडियंस का हमेशा मुतालबा यही रहा है कि हमें हिस्सा दिया जाए, चूँकि आप हमारी तकदीर का फ़ैसला कर रहे हैं, चूँकि आपके जो फ़ैसले हैं वो हमारे मुल्क से मुतालिक हैं, चूँकि आपके जो फ़ैसले हैं वो हमें डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा आपके जो फ़ैसले हैं उसमें हमारी शमूलियत ज़रूरी है। मसलन आप एक फ़ैसला कर रहे हैं क्लास के मुतालिक और उस क्लास की राय अगर उसमें नहीं ली जाती, दैट विल बी एन अपसर्ड थिंग, ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, बल्कि उस क्लास की राय जो है उसमें लेनी ज़रूरी है, ठीक है, मस्ट है, उसकी बाद ही उसमें वो फुली इम्प्लीमेंट भी हो सकेगा, और जो सबसे अहम बात कि फिर उस फैसले को, वो जो डिसीजन है, वो जो कानून है, वो जो रूल है, वो जो 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 भी जिस भी तरह से है एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको फिर बैकिंग हासिल होगी, बैकिंग हासिल होगी मतलब है कि उसकी फिर हिमायत में वो लोग बोलेंगे और उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। अब अगर आपने डिसीजन ऐसा ले लिया है, ठीक है, जिसमें उनको सिरे से शामिल ही नहीं किया गया, सो हाउ दे विल बी एबल, वो किस तरह से एबल होंगे कि अपने उस फैसले पर आपकी हिमायत कर सकें, ठीक है, तो लिहाजा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन लोगों को इसमें शामिल किया जाए, ठीक है, ओके। अब इसमें जो सबसे जो इंट्रोड्यूस इन्होंने कुछ एक्ट्स किए उसमें सबसे फर्स्ट है 1861, बच्चे 1861 एक्ट 4 साल बाद 1857 की लड़ाई के बाद आया, ठीक है, 1857 की लड़ाई ने ब्रिटिशर्स को झंझोड़ के रख दिया, दे इवन हैवन ड्रीम इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरे कंट्री हमारे खिलाफ या इतनी यूनिटी से हमारे खिलाफ आ जाएंगे, क्यों, अगर यूनिटी आ जाती तो ब्रिटिशर्स वर इन नो मैच टू द लोकल्स,
वो तो किसी तौर से लोकल्स के मैच में नहीं थे, इतने दूर से थे, फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लोकल लोग थे, वो समझते थे, मसाइल को समझते थे, यहाँ के बहुत सारे जिसे आप कह सकते हैं सीजन्स से वाकिफ़ थे, बहुत सारे इसमें और चीज़ें थी, लेकिन उनको वो यूनिटी उनमें नहीं थी, और यूनिटी के इस फुकदान, इस मिसिंग की वजह से ही वो लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको जो है उन पर रूल कर रहे थे। अब 1857 की जो वॉर है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, उसमें ये हुआ कि सारे लोग इकट्ठे हो गए या कंबाइन हो गए, और इस कंबाइन होने की वजह से जो मसाइल हैं वो उनके लिए बढ़े। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये फैसला किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सिर्फ इन पर रूल करते रहें और इनको हुकूमत में शामिल ना करें। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, लिहाजा हमें इनको रूल में शामिल करना चाहिए। इसके लिए एक्ट आया। ठीक है, एक्ट कानून का हिस्सा होता है, कानून होता है वो कानून जिसको पार्लियामेंट पास करे, वो एक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव असम्बली, कानून साज इदारा, लॉ मेकिंग बॉडी से जो पास हो, वो एक्ट कहलाता है। ठीक है, द एक्ट इज मेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ कंट्री। काउंसिल, असम्बली, आप उसको कई नाम दे सकते हैं, जैसे डाइट है उसका नाम है, इसराइल में नीसेट है, इंडिया में जो है वो राज्य सभा और लोकसभा है। बेटा मैं तो काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा और तेज़ बोल लेता हूँ। ठीक है, ओके, एक मिनट। एक मिनट मेरा बेटा, अब सही आ रही है शामिर खान? अब थोड़ा सा सही हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं इधर से वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। अब फुल कर दिया वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, अब सही होगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, अब उसमें ये था कि आप इसको कई एक नाम दे सकते हैं, नाम उसमें कई एक डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसराइल में नीसेट है, जापान में भी है, डाइट है, फिर इस तरह से अमेरिका में हाउस ऑफ या कांग्रेस उसको कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट है, इंडिया में राजीव सभा और लोकसभा है, बहुत सारे आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, अब्दुल्ला अजीम, आइंदा ये मैसेज मत करें। ठीक है बच्चे, इसमें प्राइवेट मैसेज की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मुझे इंटरप्ट किया तो अब मैं आपको रिमूव कर दूंगा। पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको रिमूव किया है। ठीक है, अच्छा जी मोहम्मद खान, बच्चे कोई इशू है? मैं तुम्हें आपको अनम्यूट कर दिया बेटा। जी मोहम्मद खान, आपने हैंड रेस किया है। ओके, इफ देयर इज एन इशू मैसेज करें, फिर मैं उसमें देख लेता हूँ। ठीक है बच्चे, अच्छा ओके बेटा, ठीक है ठीक है। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट बच्चे, एक तो आप लोग ये याद रखें एक्ट क्या होता है। आप अपने साथ ये लिख भी सकते हैं, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, उसमें भी अपलोड कर दूंगा। एक्ट जो है वो हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असम्बली या लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है। वो जो कानून बनाती है उसे एक्ट कहते हैं। ठीक है अगर वो उससे ना आए तो प्रेसिडेंट दे दे वो ऑर्डर, तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो आपके लेवल से अबव है। ठीक है, आप अभी तक ये अंडरस्टैंड करें कि एक्ट इज़ अल्लाह प्रॉब्ली। ठीक है, और जिसमें कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी जो काम करती है, जो कानून बनाती है, उसे एक्ट कहते हैं। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव का मतलब है, लेजिस्लेचर को फर्स्ट पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेशन का मतलब है इनकी कानून साजी। अब्दुल्ला चुप हो जाओ बच्चे। अच्छा, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी। महाराज तुम आ गए हो? अच्छा, मैं कल भूल गया था ये तुम्हारा वो लेजिस्लेचर का मतलब है बच्चे, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से सुने। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेटर्स का मतलब है वो लोग जो इसके मेंबर्स होते हैं, और लॉ मेकिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो जो इसके मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। और लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी, कानून बनाना। लॉ मेकिंग है लेजिस्लेशन। ठीक है, जो इससे पहले होता था 1861 से पहले, इससे पहले जो ब्रिटिशर्स लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो लॉज बनाते थे इनके लिए। ठीक है, वो लॉ मेकिंग करते थे इनके लिए। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने इंट्रोडक्शन दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के लिए बना ली।
ठीक है। अब ये क्या करती थी इंडिया से इससे पहले जो जितने लॉज बनते थे इंडिया के, वो जाके बनते थे ब्रिटिश में। अब इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी 1861 में। इन इसका इसकी इसके वाइसराय जो था, जो उसको आप गवर्नर जनरल भी कहते हैं, ठीक है, और उनके पावर्स जो थे वो इस एक्ट के थ्रू डिफाइन किए गए और उनको ये इख्तियार दिया भी गया, ठीक है। उनको पावर इसी के साथ दी गई, ठीक है। अब ब्रिटिश जो है, इन्होंने कहा कि इस मुल्क को, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मुल्क को हम डेमोक्रेसी के तौर पर रन करें, इसमें डेमोक्रेटिक वो सिस्टम हो। डेमोक्रेसी, डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब रूल। ऐसी हुकूमत जिसमें पावर जो है, जो अथॉरिटी है, पावर जो है वो आम आवाम के पास हो। डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब रूल, ठीक है। अब इसमें यह हुआ कि इन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से की कि इसको रन करें। उसकी वजह यह थी कि 1857 की वॉर में इनको ये रियलाइज़ हो गया था, ठीक है, कि लोग, ऐसा सिस्टम हमें इन लोगों को देना चाहिए जिसमें इनकी पार्टिसिपेशन हो, ये वोट देते रहें, इनके नुमाइंदे हों, इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हों, ताकि इनको बारहा ये पता चलता रहे कि नहीं, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम इस सिस्टम से जुदा नहीं हैं। अगर इनको ये पता नहीं चलेगा ना कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं और हम इस सिस्टम से जुदा हैं, और हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है और हम इस सिस्टम से जुदा हैं, तो ये रिबेलियन की तरफ जाएंगे। ये जाएंगे फिर मामलात को ख़राब करने की तरफ। ये फिर इनके पास अपने इख्तियारात, अपने पावर और अपने जो, जिसे आप कह सकते हैं, वो ना होने की वजह से ये लोग अपने जो राइट्स हैं उनको हासिल करने के लिए फिर फोर्सफुल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, अदर देन ए पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वजह से मसाइल ज़्यादा होंगे। हमें इनको कंट्रोल करना फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या हुआ कि इनको ये इख्तियार दिया गया, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, जो इंडियन काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी तादाद को भी इंक्रीज किया गया, ठीक है, और इसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। मद्रास में भी ये बनाई गई, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बम्बई में भी बनाई गई। ये बड़े सूबे थे, ठीक है। और वाइसराय को ये इख्तियार दिया गया कि अगर वो देखता है कि ज़रूरत है, कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत है, तो वो और सूबों में भी इस तरह के इख्तियारात बना सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 के तहत क्या हुआ कि एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, जिसमें वाइसराय और के साथ और मेंबर्स की तादाद को भी ज़्यादा किया, और उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी दी गई, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इंडियन जो है उनके लिए कानून बना सके। ऑब्वियसली एक बात याद रखनी है कि ये जो भी कानून बनाएंगे वो जाके मदरलैंड यानी ब्रिटेन से अप्रूव होगी, यानी उनकी मर्जी के बगैर नहीं दे सकते। मुकम्मल इंडिपेंडेंस नहीं थी, थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी गई। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इस एक्ट के तहत लोकल जो थे उनकी तादाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज की गई, ठीक है। जब उनकी तादाद इंक्रीज हुई तो उनकी वॉइस स्ट्रांग हुई, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत हो गई और लोगों को ये लगा कि हाँ, हमारी बात ज़्यादा सुनी जा सकती है, ठीक है। एफर्ट्स वर मेड टू प्रेजेंट लोकल इलेक्टोरल सिस्टम इन अ बेटर वे। जो लोकल इलेक्टोरल सिस्टम इंतखाबात का जरिया था, तरीक़ेकार था, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की बात भी की, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स भी इनको दिए गए, यानी रुपए पैसे की पावर भी दी गई, ठीक है। और सेंटर और प्रोविंसेस में भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन यानी मुकामी लोगों की जो तादाद थी वो ज़्यादा से ज़्यादा की गई, ठीक है। उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि पावर देने की कोशिश की गई, ठीक है। अब 1909 का जो एक्ट है ना, ये मुस्लिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मुस्लिम्स का बहुत देरीना मुतालबा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए, यानी जहां मुस्लिम्स को वोट डाले, ठीक है, जहां मुस्लिम्स का वोट मुस्लिम्स के लिए हो। लिहाजा ये सिस्टम उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, वैसे एक्ट का आप लोगों ने बारहा, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि एक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाना कि कौन क्या होगा, किस तरह होगा, पावर किसकी किस तरह होगी, टैक्सेशन किस तरह होगी, मुल्क के कितने हिस्से होंगे, लॉ कौन सा लगेगा, ये तमाम जो है ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार है, या लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर उसे सिंपल कह सकते हैं। कहीं कांग्रेस उसका नाम है, कहीं राजीव सभा लोकसभा नाम है, कहीं डाइट नाम है, कहीं डूमा नाम है, कहीं क्या नीसेट है,
लेकिन ये जो अहम तरीन बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1909, ये मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट था। मुसलमानों ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी वो जो उनका दावा था कि टू नेशन थ्योरी है, हम और हिंदू अलहदा कौमें हैं, वो इस एक्ट में के तहत उनको उसमें कामयाबी हासिल हुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो था वो उसमें वॉइस राय था, और मॉर्ले जो था इन दोनों ने असिस्टेंस की। ठीक है, और इन दोनों के असिस्टेंस के बाद ये एक्ट बना। ये लोकल पॉलिटिशियन से मिले, उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप किया, और उसके बाद ये एक्ट जो है ये पास हुआ। ठीक है, जो वाइस राय था मिंटो, और जो ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर था मॉर्ले, इन दोनों ने ये एक्ट बनाया। मॉर्ले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फर्दर रिफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, इसके तहत जो इस रिफॉर्म के तहत उनको फर्दर रिफॉर्म किया गया, बेहतर किया गया, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई गई। ठीक है, अब इसमें यह था कि ख़ासकर जो सूबों के हवाले से, जो सूबाई असम्बली जिस तरह है, नेशनल असम्बली है, तो सूबाई असम्बली जो है ये सूबे की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या लेजिस्लेटिव असम्बली है, या लेजिस्लेचर है। और जो MNAs जहाँ पर बैठते हैं, वो जो है ये एक्चुअली सेंट्रल की है, या उसे फेडरल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये उसकी लेजिस्लेचर है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं उनको डिफरेंट सूबों में इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंडियंस को सेंटर और प्रोविंसेस में ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुस्लिम्स जो थे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया। इनको कहा गया कि आप अपने नुमाइंदे खुद चूज़ करें। मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स को सिर्फ वोट देंगे। ओपन कंटेस्ट में कभी भी आप हिंदुओं से नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, और इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चे, एक मैं आपको सिर्फ आज इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और क्वेश्चंस इसके हम कल कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर बच्चे, हुकूमत जो होती है, गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर कायम है। ठीक है, उसके 3 बुनियादी वो हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि पिलर्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है वो इदारा, वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन जो कानून बनाती है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। जो लोग लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटर्स कहलाते हैं। जो लोग वो कानून जो पास करते हैं, जो वो एक्ट्स पास करते हैं, वो लेजिस्लेशन कहलाती है। नंबर फर्स्ट, मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के 3 बुनियादी, बच्चे आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं। एक लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है। एक होती है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव होती है लॉ पर अमल दरामद करने वाली, इम्प्लीमेंटेशन, उस पर अमल दरामद करानी। जैसे लॉ बन गई कि भाई आज के बाद मास्क जो है वो हर एक बायर पब्लिक प्लेसेस में पहनेगा। अब इस मास्क को, लॉ को बनाने वाली पार्लियामेंट हो गई। ठीक है, लेजिस्लेचर हो गई। इस पे अमल दरामद कराने वाले पुलिस है, MNA MPA सेनेटर्स इस पे अमल दरामद नहीं करते, काउंसलर्स इस पे, नाजिम इस पे अमल दरामद नहीं करते। ठीक है, इस पे अमल दरामद कराने वाली बॉडी जो है वो है जिसे कहते हैं कि एग्जेक्टिव की। और फिर एक होती है अदालत। इन केस ऑफ एनी कंट्राडिक्शन, इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, किसी झगड़े की सूरत में 2 फरीक़ैन जिनके दरमियान लड़ाई है या 2 से ज़्यादा, वो जाते हैं अदालत में, और अदालत उनको कहती है कि इस मुल्क में लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, ठीक है, उसके तहत A और B के झगड़े में A जस्टिफाइड है, A सही है, B गलत है। मैं दोबारा ये रिपीट करूँ, लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाती है। उसके अलावा जो है उसमें क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव उस पर अमल दरामद करती है, और अदालत जुडिशरी उसका फैसला करती है कि कौन सही है इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट। इस मुल्क में काउंसलर से लेकर